करीब 20 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। एक महिला और पुरुष दोनों लापता थे। जब उनके घर वालों ने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन थाने में जब एक तेज तर्रार इंस्पेक्टर चार्ज संभालता है तो उसने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने थाने के जितने भी स्टाफ थे उनसे कहा, मुझे ये पुरुष और महिला दोनों किसी भी हाल में चाहिए। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन उस इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल रंगप्पा को बहुत ही खरी खोटी सुना दी। जब हेड कांस्टेबल रंगप्पा को इंस्पेक्टर के द्वारा खरी खोटी सुनाई जाती है तो वह हेड कांस्टेबल परेशान होकर थाने के बाहर एक चाय की दुकान होती है, वहां जाकर बैठ जाता है। जब वह परेशानी में बैठा हुआ था, वहां पर चाय पी रहा था, तो रंगप्पा का दोस्त जो होता है टैक्सी ड्राइवर, वो वहां पर आता है और रंगप्पा से हंसी मजाक करने लगता है। कहता है, यार पुलिस वालों की जिंदगी कितनी मौज मस्ती से गुजरती है, यहाँ पर बैठकर तुम चाय पी रहे हो और एक मैं ठहरा टैक्सी ड्राइवर जो परेशान होता हूँ, इधर उधर टैक्सी चलाने जाता हूँ। इस बात को सुनकर रंगप्पा जो कांस्टेबल था वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो, पुलिस वालों को भी कोई मौज मस्ती नहीं होती, हमें भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हमारी परेशानी को तुम नहीं समझ सकते, तुमसे कई ज्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तुम्हें पता नहीं है, आज इंस्पेक्टर ने मुझे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई है। तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, बात क्या है, आखिर ऐसी क्या बात होगी जो उसने तुमको खरी खोटी सुना दी। तो रंगप्पा जो हेड कांस्टेबल था वो कहता है कि एक महिला और पुरुष दोनों पिछले समय से लापता है और पुलिस ने उन्हें ढूंढने की काफी तलाश की, लेकिन तमाम प्रयास पुलिस के सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं और उनका कहीं भी पता नहीं चलता है। तो टैक्सी ड्राइवर को उनके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो हेड कांस्टेबल से कहता है कि मैं भी तो देखूं आखिर जो गायब हुए हैं वो कौन है और तुम किन्हें ढूंढ रहे हो। अब जो हेड कांस्टेबल रंगप्पा था वो उससे कहता है कि तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम जानकर क्या करोगे। लेकिन ड्राइवर थोड़ी जिद पर अड़ जाता है और उत्सुकता दिखाता है। जो कैब का ड्राइवर होता है वो पुलिस कांस्टेबल रंगप्पा का दोस्त होता है। तो रंगप्पा उसे उस महिला और पुलिस की फोटो दिखा देता है और जैसे ही रंगप्पा उनकी फोटो दिखाता है तो कैब का ड्राइवर हंसने लगता है। तो कांस्टेबल कहता है, हंसी क्यों आई, तुम्हें हंसी क्यों आई। तब कैब का ड्राइवर कहता है, दरअसल तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो उन्हें मैं अच्छी तरह जानता पहचानता हूँ। हेड कांस्टेबल ने यह बात सुनी तो वो कहने लगा, तुम इन्हें कैसे जानते हो। उसने कहा, मैं कुछ दिनों पहले केरल में कोची गया था, वहां जाने के बाद इन दोनों से मेरी मुलाकात होती है। यह मेरी गाड़ी को किराए पर लेते हैं और उन दोनों को मेरी आदत यानी मेरी जो स्वभाव था वो इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब इस तरह की बात थी तो हेड कांस्टेबल के सामने एक उम्मीद की किरण जग जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि जिसके लिए पिछले 20 महीने से पुलिस प्रशासन परेशान था, उनकी समस्या का हल शायद उसके दोस्त के पास मिल सकता है। वो दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, एक नंबर लेकर आया हूं जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दरअसल पुलिस उस नंबर की खोजबीन में लग जाती है। आज दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों मैं हूं विकास गौर, स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों मार्च 2025 की बात है। कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम देवनागरी और देवनागरी का एक थाना लगता है चिन्नागिरी। चिन्नागिरी में इंस्पेक्टर रवस के एन ये चार्ज संभालते हैं और चार्ज संभालने के बाद अपनी पूरी टीम को, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, उनके नीचे जितने भी लोग पदस्थ थे सबको बुलाया जाता है और सबकी एक मीटिंग ली जाती है। मीटिंग लेने के बाद कहते हैं कि अपने थाने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और जितने भी केस पेंडिंग है सबकी फाइल लेकर आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। आखिरकार कितने ऐसे केस पेंडिंग है जिन पर आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो या उन केसों का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर ने जब यह बात कही तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड सामने आ जाता है। रिकॉर्ड जब सामने आता है तो एक केस ऐसा होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंस्पेक्टर को लगता है कि किसी पे काम हो या ना हो, लेकिन इस केस पर जरूर काम होना चाहिए। दरअसल केस कुछ ऐसा था कि एक सुपारी, जो कि खाने वाली सुपारी होती है, उसका बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने वाले का नाम होता है निगप्पा। निगप्पा की 40 साल की उम्र होती है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है।
उम्र लगभग उसकी 38 साल के आसपास होती है। को थाने में आती है और रोते बिलखते हुए कहती है कि साहब, मेरा पति जो आज सुबह से लापता है, मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल पाए और मेरी हर तलाश नाकाम हो गई। तो पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारा पति 18 तारीख से लापता हुआ है और 19, 20, 21, 22 तारीख आज हो गई है। इतने दिन तक तुम कहाँ थे? और जब वह महिला कहती है ये कहीं चले जाया करते थे तो 1-2 दिन के बाद आ जाया करते थे, लेकिन इस बार ये काफी लंबे समय से गायब है। पुलिस ने उस संबंध में जानकारी जुटाई, उसकी उम्र कितनी है, कहाँ का रहने वाला है, नाम और उसकी जो भी जानकारी थी वो सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेती है पुलिस। और बाद में जिस तरह से केसों में लापरवाही होती है, यहाँ भी कुछ इस प्रकार की लापरवाही बरती गई। अब पुलिस थी कि आगे की जांच पड़ताल नहीं होती है। यह महिला इतनी परेशान थी कि अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद महिला 30 जनवरी 2024 को अचानक से लापता हो जाती। माँ और बाप अपनी बेटी यानी कि लक्ष्मी को तमाम जगह तलाश करते हैं, वह नहीं मिलती हैं कहीं भी। और माँ बाप सीधे होनाली तालुका में जाते हैं, जाकर कहते हैं कि हमारी बेटी अचानक से लापता हो गई है और हमारे दामाद 18 जनवरी को लापता हुए थे। दामाद लापता हुए 18 जनवरी 2024 को और उनकी बेटी 30 जनवरी 2024 को वहां से लापता हुई, जिसकी फिर पुलिस FIR दर्ज करती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पर लिखाई जाती है। उधर ये जो चिन्नागिरी थाना था वहां एक FIR दर्ज थी और इधर यह होनाली तालुका में एक FIR दर्ज हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही थानों में पुलिस इस केस को गंभीरता से नहीं ले रही थी, इसलिए ये मामला धीरे धीरे पेंडिंग की ओर चला जाता है। जब पेंडिंग की ओर जा रहा था तो करीब ये 15 महीने के आसपास बीत जाते हैं। फिर मार्च 2024 को जब इंस्पेक्टर थाने का चार्ज संभालता है तो उसने अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट किया। अब उसने अपने थाने के हर एक सदस्य को काम पर लगा दिया। एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था संतोष। संतोष को पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये दोनों कहाँ है, निगप्पा और दूसरा जो कि पत्नी लक्ष्मी। वो कहता है कि साहब, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसको इसलिए पकड़ा था कि जो सुपारी खाने का जो सुपारी होती है उसका जो कारोबार होता है उसमें संतोष इसकी मदद करता है। धीरे धीरे वक्त बीता जा रहा था। सितंबर 2025 का महीना आ जाता है। इस बीच में जो इंस्पेक्टर होता है वो अपने ही हेड कांस्टेबल को कुछ ज्यादा खरी खोटी सुना देता है और जैसे ही खरी खोटी सुनाई जाती है यह सीधे जाकर एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है। वहां इसका दोस्त इसे मिलता है जो कि कैब ड्राइवर था और उन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बातों बातों में वो दोस्त कहता है, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, दरअसल मैं इनको जानता हूँ, पहचानता हूँ। कांस्टेबल ने पूछा, तुम इन्हें कैसे जानते पहचानते हो? तो उसने कहा, लगभग 600 किलोमीटर दूर केरल में कोच्चि है, कोच्चि वह गया था और वहां पर इसकी मुलाकात इनसे हुई थी। ये मिल जाते हैं, आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज होता है क्योंकि कैब वाले का काम और व्यवहार उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। अब यह बात कांस्टेबल इंस्पेक्टर को जाकर बताता है। इंस्पेक्टर ये बात सुनते ही खुश हो जाता है। फिर जो नंबर होता है उस नंबर की कॉल डिटेल CDR निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है। तो केरल के कोच्चि में ही इनकी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर रखा था, घेराबंदी की। और घेराबंदी करने के बाद जब उस घर का दरवाजा खटखटाया जाता है तो लक्ष्मी होती है जो घर के बाहर निकल कर आती है। लक्ष्मी को देखा जाता है तो लक्ष्मी को देखने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो जिंदा थी ठीक ठाक। फिर अंदर से आवाज आती है कि कौन है, क्या बात है। तो पुलिस वाले जब देखते हैं तो पुलिस वाले उसे देखकर भी ज्यादा हैरानी में आ जाते हैं। वो था तिपेश नायक। उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उनसे तमाम पूछताछ की जाती है। तो एक कहानी सामने निकल कर आती है। साल 2017 में लक्ष्मी और निगप्पा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाहर में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थे। बिजनेस था जो ठीक ठाक चल रहा था। बिजनेस में 2 दोस्त होते हैं, तिपेश और दूसरे का नाम संतोष होता है। वह इन दोनों की मदद किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बाद वह हर जगह अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। पति पत्नी दोनों का इलाज चलता है, लेकिन डॉक्टर एक दिन जवाब दे देते हैं, कह देते हैं कि आपके पति बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। पत्नी को बच्चा हो सकता है लेकिन पति में कुछ कमियां हैं। जब यह बात पति सुनता है तो उसके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है। पत्नी को इस बात से काफी धक्का लगता है, परेशानी हो जाती है। लेकिन एक दिन उसने अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। यह बात सुनने के बाद पति को आश्चर्य हुआ
उसने कहा कि जब रिपोर्ट मेरी बिल्कुल पूरी तरह नेगेटिव है तो बच्चा कैसे हो सकता है, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। जब उसका पति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट जो आपने दी थी उसमें कुछ झोल हो सकता है क्या, कुछ गलत हो सकता है क्या, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, आपकी रिपोर्ट जो मैंने दी थी वह बिल्कुल सत्य है, कुछ न कुछ बात और अलग है। तो फिर वह पति उसकी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पत्नी की जासूसी करता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका पार्टनर है कभी कभी उसके घर पर आता है तिपेश नायक, और उसकी पत्नी के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। पत्नी को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि उसका पति जो है वह बिल्कुल असमर्थ है, तो वह अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में अवैध संबंध बनाती है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। तो पति को जब यह बात बताती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। वह पूरी तफ्तीश करता है, जांच पड़ताल कर लेता है, अबार्शन करा देता है। कहता है मुझे किसी भी कीमत पर बच्चा नहीं चाहिए। उस बच्चे को गिरा दिया जाता है और पत्नी लक्ष्मी को यह बात बहुत ज्यादा खराब लगती है। उसकी पत्नी लक्ष्मी परेशान हो जाती है। पत्नी ने जिद पकड़ ली थी कि वह किसी भी कीमत पर मां बनकर रहेगी, लेकिन वो इस पति से मां नहीं बन सकती थी। इसलिए उसने तिपेश नायक से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी के एक नए रास्ते खुल सकें और मेरी मां बनने की जो ख्वाहिश है वह पूरी हो सके। इसके लिए उन्होंने एक तारीख डिसाइड की और तारीख थी 18 जनवरी 2024। चन्नागिरी थाना लगता है, उसका एक गांव है नल्लूर गांव में जाते हैं। वहां पर एक पार्टी आयोजित की जाती है। पार्टी में ज्यादा लोग नहीं होते हैं, बस यह पति पत्नी के साथ इनका जो संतोष दोस्त होता है और तिपेश नायक ये होते हैं। यह आराम से बैठकर खूब जमकर जितनी शराब पी जा सकती थी उतनी शराब पीते हैं, लेकिन इन्होंने पहले से तय करके रखा था हमें ज्यादा शराब नहीं पीना है। लेकिन जो निगप्पा है उसको शराब इतनी ज्यादा पिलानी है कि उसे शराब के नशे में बिल्कुल बेहोश कर देना है, उसकी बेहोशी की हालत हो जानी चाहिए। फिर निगप्पा को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद बांसपुरा गांव जो लगता है, बांसपुरा के पास भद्रा नहर होती है। भद्रा नहर में उसे जिंदा ही ले जाकर नहर में फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद वह लोग वहां से आराम से चले जाते हैं। 18 तारीख को ये नहर में फेंक देते हैं और 19, 20, 21 ये 3 दिन गुजर जाते हैं। और जब 22 तारीख आती है तो पत्नी नजदीकी पुलिस स्टेशन चन्नागिरी पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद कहती है साहब मेरा पति 18 जनवरी से लापता हो गया है। पुलिस वाले FIR दर्ज कर लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, बढ़िया कोशिश नहीं कर रहे थे। अगर बढ़िया कोशिश की जाती तो शायद उसके बारे में कोई पता या कुछ सुराग लग पाता। जब पुलिस इस मामले में ज्यादा प्रयास नहीं कर रही थी तो आखिरकार महिला अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वहां पर रहने लगती है। न तो उसकी पति की लाश मिलती है, न उसका पति वापस जिंदा आता है। लेकिन 30 जनवरी 2024 तक जब उसका पति वापस नहीं आता है तो उसको पूरा यकीन हो चुका था कि अब उसका पति वापस नहीं आएगा। एक काम करते हैं, हम लोग भाग जाते हैं। तब वह अपने प्रेमी जो कि पति का दोस्त होता है उसके साथ वह भाग जाता है। और शायद उसने सोचा था कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे और आराम से बहुत दूर यानी कि 600 किलोमीटर दूर कोची पहुंचकर केरल में वहां जाकर बस जाते हैं और इत्मीनान से वहां पर जाकर रहते हैं। लेकिन एक दिन कैब ड्राइवर से ऐसी दोस्ती होती है जिसने उसका पूरा पाखंड फोड़ दिया। वह वहां से पकड़े जाते हैं और जहां पर उन्होंने लाश देखी थी पुलिस वहां पर तलाश करती है, तमाम कोशिशें करती है, लेकिन फिलहाल पुलिस को उस व्यक्ति की लाश नहीं मिलती है। और उन दोनों, उसकी पत्नी और उसके पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसमें संतोष भी उस दिन शामिल था हत्याकांड में, लेकिन जब वह दोनों नहीं मिल रहे थे तो संतोष को जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह पूरी कहानी बता नहीं पाता है कि जानबूझकर वह छुपाता था। जितने सवाल आराम से पूछे जाते थे वह उतने का ही जवाब देता था। फिलहाल वो तीनों सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जब लाश नहीं मिली तो जाहिर सी बात है उन पर वो केस कितना टिक पाएगा, अदालत में कितना नहीं टिक पाएगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन एक सिपाही और एक कैब ड्राइवर की समझदारी और सूझबूझ की वजह से एक दिन इस केस का भांडा फोड़ जाता है और केस का खुलासा हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और सावधान करना है ताकि भविष्य में कभी आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित न हो। अगर आप भी हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्राइम जोन 24 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप जहां भी रहो सावधान रहो, सुरक्षित रहो। नमस्कार।